दो लोग झाड़ियों के पीछे से निकल कर आए, जिन्होंने अपने मुंह लपेटे हुए थे और बस इनकी आंखें नजर आ रही थीं। इनको देखकर हम दोनों घबरा गए और आरफा मेरे पीछे छुप गए। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा तुम कौन लोग हो और क्या चाहते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, और अगर तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन हमें जाने दो। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। और इनमें से एक बोला, असल माल का तो तुमने नाम नहीं लिया, जो तूने अपने पीछे छुपा कर रखा है। जैसे ही इन्होंने ये बात की तो मैं इनका इशारा समझ गया। इनका इशारा आरफा की तरफ था और आरफा को जैसे इनकी बात समझ आई तो आरफा ने मुझे अपने साथ लगा लिया, जहां हम लोग खड़े हुए थे, जहां से मेन सड़क ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन मसला ये था कि वो दो लोग थे। अगर मैं अकेला होता तो फिर भी भागने का सोच सकता था, लेकिन आरफा के साथ मैं नहीं भाग सकता था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ पर खड़े रहने का मतलब था हम इनसे महफूज नहीं हैं। आरफा ने पीछे से मुझे अपने साथ लगाया हुआ था, तो मैंने इसे कहा कि तुम बाहर की तरफ भागो, मैं इनको रोकता हूँ। वो बोली मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये बात करके मैं चुप हो गया और मैं इनसे बात करने लगा और कहा, देखो तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हमको जाने दो। तो इनमें से एक बोला, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो और तुम चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा, देखो अभी अभी शादी हुई है, हमें जाने दो। तो इनमें से एक आदमी चलकर मेरे पास आया, आरफा की तरफ देखकर कहने लगा, ये मखनी हांडी तेरी बीवी है क्या? लगती तो उम्र में तुझसे बड़ी है, लेकिन तू भी इसके मक्खन जैसे रूप देखकर पागल हो गया होगा। दूसरा आदमी चुपचाप खड़ा हुआ था। बस एक ही आदमी हमसे बातें कर रहा था। मैंने कहा, देखो अगर और पैसे चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम जानते हो कि हम गांव वालों के लिए इज्जत कितनी कीमती चीज है। इसने मेरे आगे लोहे का रॉड किया और मुझे चुप रहने को कहा। इनके पास हथियार नहीं थे बल्कि लोहे के रॉड थे। और फिर वो आगे बढ़कर आरफा का हाथ पकड़ने लगा, तो मैंने इसको रोकने की कोशिश की और आरफा भी डरकर पीछे हुई और रोकर कहने लगी, देखो तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें जाने दो। वो आदमी हंसता हुआ बोला, बस एक दफा मेरे पास आ जा, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। और एक एक कर इसने मुझे धक्का दिया और आरफा का हाथ पकड़ लिया। आरफा रोने लगी। मैंने इस आदमी को पीछे से गर्दन में हाथ डालकर पकड़ लिया
मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस आदमी का गला घुटने लगा। इसने आरफा से कहा, इसने आरफा को छोड़ा और अपने आप को मुझसे छुड़ाने लगा। मैंने आपको जाने को कहा। इतनी देर में दूसरा आदमी भी आ गया और इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अब मैं इन दोनों के दरमियान था और आरफा हमसे थोड़ा दूर खड़ी थी। मैं उसको जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो नहीं जा रही थी क्योंकि मैं मुसीबत में फंसा हुआ था। पीछे वाला आदमी मुझे मार रहा था ताकि मैं इसके दोस्त को छोड़ दूं। मेरी भी पकड़ कमजोर हो गई और पीछे वाले आदमी ने मुझे घुमाकर साइड पर फेंक दिया और जिस आदमी को मैंने पकड़ा हुआ था वो खांसी करने लगा और बोला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये बात करके इसने लोहे का रॉड उठाया और मुझे मारने के लिए भागा और इसने मुझ पर 2-3 वार किए, लेकिन वक्त पर साइड पर होने की वजह से बच गया और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहला आदमी बोला, पहले इसका काम तमाम करते हैं, फिर इस लड़की से आराम से मुलाकात करेंगे। और दोनों मेरी तरफ बढ़े तो मैंने भी साइड से एक दरख्त की टहनी तोड़ी, इनके साथ मुकाबला करने लगा, लेकिन मैं ज्यादा देर इनके आगे टिक नहीं पाया और इन्होंने मुझे दोबारा पकड़ लिया और मुझे नीचे लटाकर मारने लगा। वो मुझे पैरों से मार रहे थे और आरफा मुझे देखकर रो रही थी। मुझे मारने के बाद वो दोनों आरफा की तरफ बढ़ने लगे और आरफा भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगी, लेकिन वो भाग नहीं रही थी। इतनी देर में दोनों ने आरफा को पकड़ लिया और नीचे गिराया और इससे बातें करने की कोशिश करने लगे, जबकि दूसरा इसको नीचे बेपर्दा करने की कोशिश करने लगा और नीचे से बेपर्दा कर दिया और मुन्नी से बातें करने लगा। आरफा मुझे बुला रही थी। इतनी देर में मैं दोबारा खड़ा हो गया और भाग कर गया और एक आदमी को उठाकर साइड पर फेंका और दूसरे को गर्दन से पकड़ लिया। अब मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी और पूरी जान से इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी पीछे से आकर मेरा गला दबाने लगा। इतनी देर में आरफा भी उठकर खड़ी हो गई और अपने आप को दुरुस्त करने लगी। इससे पहले कि मुझे कुछ होता, आरफा ने पीछे से कोई भारी पत्थर उठाकर इस आदमी के सर पर दे मारा जो मेरा गला दबा रहा था। पत्थर लगते ही इस आदमी की पकड़ ढीली हो गई और वो नीचे जमीन पर उलटकर गिर गया। आरफा को सुकून नहीं आया और इसने वो पत्थर दोबारा इसको मारा, लेकिन वो पहले पत्थर से ही ढेर हो गया था। अब वो हरकत नहीं कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी भी नीम बेहोश हो चुका था। मुझे भी इस पर गुस्सा आया और मैंने इसकी गर्दन को घुमा दिया और गर्दन घूमते ही जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा तो इसकी सांस बंद हो चुकी थी। मैं जल्दी से दूसरे आदमी के पास आया। आरफा इसके पास बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या ये जिंदा है? वो बोली, मुझे नहीं पता, तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा, नहीं,
मैंने कहा नहीं जा सकते अभी। आरफा बोली अगर किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी जेल में रहो। मैंने कहा 1 मिनट देख लेने दो कि ये कौन लोग हैं। जैसे ही मैंने इसके मुंह से कपड़ा हटाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये और कोई नहीं बल्कि मेरे सगे चचा, मेरे ससुर थे। आरफा की भी जैसे नजर पड़ी तो इसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। मैंने जल्दी से दूसरे आदमी का चेहरा देखा। वो कोई और था जिसको हम नहीं जानते थे। आरफा बोली अब क्या करना है? मैंने कहा तुम देख नहीं सकती थी। वो बोली मुझे क्या पता ये तुम्हारे चचा थे। मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए इनके सर पर पत्थर मारा। आरफा इनको चेक करने लगी। वो बोली अभी जिंदा हैं? मैंने कहा हमें इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तो आरफा ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा इसका क्या करना है? मैंने कहा इसका एक ही हल है कि हम नहर में फेंक दें। कुछ दिनों में इसकी लाश गल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब यही समझेंगे कि ये डूबकर मर गया है। नहर हमारी करीब ही थी। मैंने इस आदमी को अपने कंधों पर उठाया और नहर की तरफ चल पड़ा, जबकि आरफा चचा के पास बैठी थी। तकरीबन 10 मिनट में मैं नहर के पास पहुंच गया और मैंने इर्द गिर्द देखते हुए इस आदमी को नहर में फेंक दिया और इसके साथ एक बड़ा सा पत्थर इस तरीके से लगाया कि देखने वाले को यही लगे कि पत्थर इसके कपड़ों में फंसा हुआ है। अगर मैं पत्थर को बांध कर फेंकता तो यही लगना था कि किसी ने इसको मार कर फेंका है। इसलिए मैंने पत्थर इसके कपड़ों पे फंसा दिया और जैसे ही मैंने इसको पानी पे फेंका वो नीचे डूब गया और मैं जल्दी से वापस आया। मैंने आरफा से पूछा तो वो बोली अब इनकी सांसें चल रही हैं। मैंने कहा अब मोटरसाइकिल भी पंचर है, अब इन्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं? वो बोली इनको मोटरसाइकिल पर बिठाकर मेन सड़क तक ले चलते हैं, वहां से किसी गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम अस्पताल जाकर क्या कहेंगे? किनको क्या हुआ है? तो मेरी बात सुनकर आरफा भी परेशान हो गई, क्योंकि इसने ही चचा को पत्थर मारा था। अभी आरफा कुछ सोच रही थी। मैंने कहा यही कह देंगे ये पहाड़ी के नीचे खड़े थे, ऊपर से पत्थर गिरे और इनके सर पर लग गए। आरफा बोली हाँ ये ठीक है। और फिर मैंने चचा को सहारा देकर खड़ा किया और मोटरसाइकिल पर बिठाया और आरफा ने पीछे बैठकर इनको पकड़ लिया और मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ मेन सड़क पर आ गया। अब हमारा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर था, तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकता था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को एक दुकान पर खड़ा किया और गाड़ी से लिफ्ट लेकर चचा को इसमें डाला और मैं और आरफा चचा को अस्पताल ले आए। अस्पताल आकर मैंने अपने घर फ़ोन कर दिया और सबको बता दिया कि चचा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी टेलीफोन सुनते ही कोहराम मच गया और जैसे ही रेहाना ने जाकर चची को बताया तो वो भी रोने लगी। ताया लोग भी आ गए और सबने फैसला किया
और सबने फैसला किया कि रेहाना, चची, शाहिदा और ताया गाड़ी करवाकर अभी अस्पताल के लिए निकल जाएंगे, जबकि बाकी सब लोग हर एक घर इकट्ठे हो जाएंगे और आसिफ हिफाजत के लिए घर ही रहेगा, क्योंकि अब आसिफ और खुरम वाहिद मर्द बचे थे। ताया, रेहाना और चची गाड़ी करवाकर शहर के लिए निकल पड़े। इधर अस्पताल में डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया तो उन्होंने कहा इनके दिमाग में चोट लगी है। मैंने इनको सारी बात बता दी कि पहाड़ी के नीचे खड़े हुए थे और अचानक पत्थर गिरने लगे तो डॉक्टर बोला साफ नजर आ रहा है कि एक नहीं बल्कि काफी पत्थर लगे हैं। फिर इसने मुझसे कागज पर साइन करवाया और कहा कि इनका ऑपरेशन होगा और कुछ ही देर में वो चचा का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए। आरफा और मेरा दोनों का बुरा हाल था और हमारे कपड़े भी काफ़ी गंदे थे। अभी 1 घंटा ही हुआ था ऑपरेशन को शुरू हुए कि चची लोग भी आ गए और जैसे ही वो अस्पताल में आए तो अस्पताल में भी कहराम मच गया। चची चीख चीख कर रो रही थी और जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो मेरे पास आ गए और रोते हुए पूछने लगी क्या हुआ। तो मैंने इनको सारी बात बता दी। अब सवाल ये था कि हमें ये सब कैसे पता चला कि हम इस जगह किस तरह पहुंचे। तो मैंने ये बहाना बनाया मैं तो आरफा के साथ शहर जा रहा था। तो जैसे ही हम इस रास्ते से गुजरे तो हमें पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरते नजर आए तो हम वहीं रुक गए, लेकिन जैसे ही वो पत्थर गिरना शुरू हुए तो किसी की चीखने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से हम आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए जैसे ही पत्थर रुके तो हम आगे गए तो चचा पड़े थे, जबकि और कोई नहीं था। तो चची बोली तेरा चचा उधर क्या कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं, अभी तो जब इनको होश आएगी तभी पता चलेगा। और मेरी बात सुनकर फिर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अम्मी इनको चुप करवा रही थी। दूसरी तरफ घर में भी सब परेशान थे। मोना और किरण का रो रो कर बुरा हाल था और बाकी सब भी परेशान थे। सब लोग किरण की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे क्योंकि वो उम्मीद से थी और रोने की वजह से इसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। चचा को ऑपरेशन थिएटर में 6 बजे लेकर गए थे और अब 10 बज चुके थे। जब भी कोई बाहर आता तो हम इससे पूछते तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप दुआ करें। फिर 11 बजे कहीं जाकर वो डॉक्टर बाहर आए जो ऑपरेशन कर रहे थे। हम सब इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और इनसे चचा के बारे में पूछने लगे। इनका मुंह लटका हुआ था और एक दफ़ा तो मैं इनका चेहरा देखकर डर गया, कहीं चचा ऊपर तो नहीं चले गए। डॉक्टर ने कहा देखें हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन वो अब कोमे में चले गए हैं। कब होश में आएंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये ऐसी बात थी, अगर डॉक्टर ये कहते थे कि चचा हमें छोड़कर चले गए हैं तो सब एक ही बार रोकर चुप कर जाते, लेकिन कोमे में जाने वाली बात सुनकर सबके सब खामोश हो गए। लेकिन चची सर पकड़कर बैठ गईं और रोने लगीं। दूसरी तरफ मैंने आरफा को देखा तो इसकी आंखों में भी आंसू थे
और वो अपने आप को कोस रही थी। लेकिन इसमें इसका भी क्या कसूर था? वो कौन सा चाहती थी? वो चचा है और फिर मैं भी तो एक बंदे की जान लेकर आया था। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब